नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश जोशी आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल, एलडीसी 2026, ठीक है ना। एलडीसी की जो नोटिफिकेशन आने वाला है, और जैसा कि सुनने में आया कि 15 तारीख से आपके नोट फॉर्म शायद शुरू हो जाएंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। और जो एक बहुत बड़ा रोल जिस सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको। दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो एक लैंग्वेज आती है, कौन सी, इंग्लिश, जिसके 75 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? 150। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। और उसमें से हम 75 प्रश्न की बात करेंगे, क्योंकि जो बाकी के जो 75 प्रश्न हैं, ठीक है, वो आएंगे हिंदी में। और 75 प्रश्न जो है आपके, वो आते हैं इंग्लिश में। तो जो 50 अंकों में बांटे गए हैं। अब इसमें आपको देखना है, सिलेबस भी देखेंगे, पढ़ने का तरीका भी देखेंगे, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चंस के जो तरीके हैं, वो भी हम बात करेंगे। जैसे अपन देखें सिलेबस के बारे में, सबसे पहले अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया गया है, क्योंकि सिलेबस में ये कहा गया है कि भाई जो पुराना सिलेबस है वही चलेगा, नया सिलेबस तो उन्होंने जारी किया नहीं, वही चलेगा। तो वही सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। पहला टॉपिक है आपका टेंस का, ठीक है। पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टेंस, आपको पता है कि जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं इन दिनों, वो जमाने गए जो केवल सीधी पहचान देकर और आपसे पूछ लिया करते थे भाई क्या आएगा इसमें। वॉइस की बात करें, वॉइस आएगा, ठीक है। नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक तो शब्द होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है मतलब सकारात्मक से नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक से आपके क्या, सकारात्मक। ऐसे ही असर्टिव से इंटरोगेटिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और इंटरोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी से इंटरोगेटिव। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिलेबस में ये असर्टिव टू नेगेटिव क्यों लिखते हैं, और कई बार पेपर में भी मैंने देखा है कि असर्टिव टू नेगेटिव लिखते हैं ये, जबकि होना चाहिए अफर्मेटिव टू नेगेटिव, क्योंकि असर्टिव का ही पार्ट होता है नेगेटिव। तो डिक्लेरेशन जो दिखाते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सारे असर्टिव होते हैं, और उसी के पार्ट होते हैं अफर्मेटिव और आपके नेगेटिव। ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पता नहीं वो किस सोच के आधार पे देते हैं, चलो अपन को तो पढ़ने हैं कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव मतलब जैसे वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वो डल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव भी बनाना है और उसका सेंस भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, वॉइस और नरेशन भी। इसमें भी आप देखते हो कि हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन उनका सेंस खत्म नहीं होता है, ठीक है। और टॉपिकों की बात करें अपन इसमें, तो एक टॉपिक आएगा आपका आर्टिकल, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। और एक आएगा कौन सा, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर का ही हिस्सा होता है आर्टिकल, आपको खूब पता है इस चीज का। फिर आता है आपका प्रपोजिशन, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में करेक्शन वाला जो सेंटेंस आता है, करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछ लिया कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज मेरे समझ में नहीं आती कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कॉमा क्यों लगाते हैं ये। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो डिग्री आती है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझ गए, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब यूज करना है, ठीक है। इसके बाद में एडजेक्टिव हो गए आपके डिग्री वाली, ठीक है। वही 3 डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिव्स, जो कंजंक्शंस हैं, और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शब्द जो हमको कंफ्यूज करते हैं, हमको यूज कुछ और करना चाहिए और उसकी जगह कुछ और यूज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन और बात करें, ग्लोसरी के बारे में बात करेंगे, जो ऑफिशियल या टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके हिंदी मीनिंग पूछे जाएंगे या हिंदी देकर इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो ये भी आपके हिंदी में भी होगा, आपके सिलेबस में ये हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में काम कर जाएगा ये। इसके बाद आपके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची, एंटोनिम्स हो गए, विलोम शब्द आपके, वन वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपके जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उपसर्ग और प्रत्ययों से जो शब्द बनाए जाते हैं नए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आपके आते हैं कन्फ्यूजल वर्ड्स,
वही जो वर्ड्स रॉन्गली यूज था, चाहे आप कन्फ्यूजिबल वर्ड्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, कैसे करते हैं कन्फ्यूज, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे एक शब्द तो है क्या, काउंसिल, और एक शब्द है कौन सा, काउंसिल। बोलने में या स्पेलिंग लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, या आपने कभी और देखा हो, जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गया, आइडियल आइडल ये आ गया। तो अभी बोलने में लगभग एक जैसे हैं ये, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। इस काउंसिल का मतलब क्या होता है, एडवाइस, ये वर्ब है, सलाह देना, इसी से एक शब्द बनता है काउंसलर। और ये काउंसिल का मतलब हो गया कमिटी, समिति या परिषद। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्लास में एप्लीकेशन पे तब और देखेंगे। इसके बाद आ गया पैसेज। ठीक है, और पैसेज के बाद में आता है आपके लेटर्स के बारे में बात करें, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स और नोटिस और टेंडर्स, इनके बारे में बात करेगा। इनकी विशेषताओं के बारे में, आपसे लेटर लिखवाएगा नहीं, जो उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेगा ये आपका सिलेबस है। अब बात करें अपन क्या, इस सवाल किस तरह से आता है, क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश को देखते ही क्या करता है, वो उसको क्विट करने की सोचता है। यार इंग्लिश आ गई, कई सारे बच्चे बात करते हैं इस बारे में, यार ने कि इंग्लिश है तो इसमें तो पार कैसे पड़ेगी। जबकि मैं बताऊं आपको कि इंग्लिश जो है बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप उसको कंसेप्ट से पढ़ते हैं, उसका रीजन देख के पढ़ते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप आराम से इसमें पार पा जाओगे। ठीक है, लेकिन वही बात, अगर आप रटते हैं कि यहाँ प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, यहाँ पास्ट टेंस आ जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे ही स्टूडेंट देखता है क्या, कि जैसे ये किया हमने, विल कम टुमारो, अब इसी सेंटेंस को अगर हम ये कर दें, ही विल कम बाई टुमारो, वो क्या करता है, एक एक शब्द को चेंज करता है, केवल एक शब्द से चेंज करता है। और एक शब्द चेंज करते ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही वहां पे टेंस भी चेंज हो जाता है। टेंस क्या, कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक है, वो सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट को ये रटवाया जाता है, या ये रटता है कि जैसे ही टुमारो आए तो तुरंत आप किसका प्रयोग कर देंगे, सिंपल फ्यूचर का, तो बच्चा उसी की तरफ चला जाता है। जबकि वो गलत होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद पहले अगर ये आ गया बाई, तो वहां पर आप कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर हमेशा आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो आप मतलब कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो, तो ऊपर से लेकर और जड़ तक आप जब तक नहीं जाओगे विद रीजन, विद कंसेप्ट, तो आपको दिक्कत आएंगी। अगर हमको इसमें पारंगत होना है, तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हम और जैसे देखें अपन, इसी की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको रटवाया जाता है। क्या करता है, आपको रटवाते हैं। तो जबकि एक चीज अगर अपन देखें क्या, कि एक शब्द है ओनली राम कैन डू दिस, अब नेगेटिव में चेंज करवाया जाता है। तो अब सीधा सा है यार, इसका मतलब क्या निकल रहा है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि केवल राम ही ये काम कर सकता है, केवल राम ये काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव में चेंज आप खूब जानते हो, खूब कर दो ना आप, क्या कि राम के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, नो वन बट राम कैन डू दिस। अब अगर मान लो आपको केवल यही सेंटेंस दे दे और आपको ये पूछ ले कि ये क्या है इसमें, बट क्या है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक तो आपको ये दे दिया और एक दे दिया ये कि ही इज इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर इज डल। क्योंकि जिस प्रकार सवाल आ रहे हैं वो सवाल कैसे भी पूछ सकता है। ये दोनों को कर दिया अंडरलाइन, एक ही है। और यहां से आपसे अगर उसने पूछा कि ये क्या है,
और दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में है। हम लोग इसको क्या मानते हैं, ज़्यादातर इसको मानते हैं हम कंजंक्शन, और इसका मतलब मानते हैं हम क्या, लेकिन। ठीक है ना, क्या मानते हैं इसका मतलब लेकिन। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि बट प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। बट केवल कंजंक्शन ही नहीं होता है, बट प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, बट के पहले जब ये नो वन, नो बडी वगैरह ये आते हैं तो ये बट प्रेपोजिशन बन जाता है, और इसका मतलब होता है ये क्या हो गया यहाँ पर, प्रीपोजिशन। क्या मतलब हो गया इसका, कि प्रेपोजिशन है, लेकिन बट यहां पर क्या है, कंजंक्शन। कैसे पता लगाओगे, देखो बट के बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट। अगर बट के पहले क्या आ गया, नो वन, नो बडी, नथिंग वगैरह आ गया तो बट प्रीपोजिशन बन जाता है। ठीक है, वरना ये बट क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, अब यहीं से आपको, अब आप पढ़ रहे हो ये चीज, यहीं से एक सवाल नहीं बन रहा, यहां से कई सारे सवाल बन रहे हैं। यहां आपसे ये पूछ लिया उसने, ये कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, यहीं से आपका वर्ब एग्रीमेंट बन जाएगा। यहीं से क्या बन जाएगा, वर्ब एग्रीमेंट का भी सवाल बन जाता है। तीसरा, यहीं से ट्रांसलेशन बन जाता है। अब ट्रांसलेशन में कैसे उलझाता है कि ये वाला सवाल दे दिया आपको, ये वाला सवाल देके और आपको ऑप्शन दे दिया क्या, कि राम कोई नहीं, कोई नहीं लेकिन राम यह कर सकता है, और एक ही ऑप्शन देता है आपको उलझाने के लिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यार बट का मतलब लेकिन केवल एक ही सेंटेंस में आ रहा है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, राम के अलावा यह कोई नहीं कर सकता है। सिंपल से जो ट्रांसलेशन है उसी में वो उलझा देगा। तो एक टॉपिक से, एक तो ये चीज ध्यान ध्यान रखो, कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जब पढ़ाते हैं हम स्टूडेंट को, तो कहता है सर एक टॉपिक चल रहा है, टेंस चल रहा है, तो टेंस की बात करें। नहीं, टेंस में अगर कोई दूसरा टॉपिक भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि एक में केवल एक की बात नहीं कर रहे अपन, है ना, उसके अलावा भी कई सारी चीजें आ गई। ठीक है, और रही बात दूसरी क्या, कि इसको आप अगर अपने आप से जोड़ के पढ़ते हो, अब आप अपने आप से खुद तो जोड़ नहीं पाओगे, वो तो हम ही बताएंगे आपको, नहीं हम ही तो बताएंगे ना आपको। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अफर्मेटिव से, वो असर्टिव से क्या करना पड़ता है, इंटरोगेटिव में करना पड़ता है, असर्टिव से इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो वो अब स्टूडेंट रटता है, क्या सकारात्मक आए, अगर उसमें नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, है तो हटा देंगे। अरे क्यों, ये अपने आप से जोड़ो। जैसे मान लो आपने ये कहा, कांट यू हेल्प मी। अब मान के चलो आप लोग कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और कोई दूसरा टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई टॉपिक जो है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जैसे वर्ब एग्रीमेंट का ही बात करें अपन, तो वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, किसी और टीचर ने पढ़ाया। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर तुम मुझसे सवाल करते हो कि सर ये गलत हो गया था, तो फिर मैं तुमसे क्या कहूंगा, कि मैं तुमसे क्या कहूंगा कि ये मैंने पढ़ाया था क्या तुमको, ये मैंने पढ़ाया था क्या। ठीक है ना, तो मैंने केवल प्रश्नवाचक किया है, उसमें नोट नहीं बोला है। मैंने मैंने क्या बोला है कि ये मैंने पढ़ाया था क्या तुमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर मान लो कोई मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया और वो आपके पेपर में आ गया, ठीक है, और पेपर में पढ़ाने के बाद में भी आपका अगर गलत हो जाता है, तो मैं तुमसे क्या कहूंगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्या तुमको, मैंने नहीं बताया था क्या तुमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया था। तो इसलिए क्या होगा कि वही चीज, कि जब कोई भी प्रश्न जो होता है नेगेटिव होता है, कोई भी प्रश्न जो है नेगेटिव है, इंटर नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा उसको हम क्या करते हैं, सकारात्मक में बनाते हैं, सकारात्मक में चेंज कर देते हैं उसको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्या तुमको, मैंने नहीं पढ़ाया था क्या, नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही क्या है इसमें, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्या, कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो जैसे ही अपन इसको असर्टिव सेंटेंस में लेके आते हैं तो नोट को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं,
जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो होता क्या है कि अगर आप अपने आप से जोड़ के पढ़ो इन चीज़ों को तो ज़्यादा सही रहेगा, और अगर आप रटने पे रहे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है, एक अपन वोकेबलरी को अगर छोड़ दें, जो ये वोकेबलरी वाले पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको छोड़ दें, वोकेबलरी वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे ग्लोसरी हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन वर्ड्स हो गए, अगर उनको छोड़ दें क्योंकि उनमें कंसेप्ट नहीं है, उनको फैक्ट देखने पड़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां कंसेप्ट नहीं हो, सभी को हम कंसेप्ट से पढ़ सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको वो आना चाहिए कंसेप्ट। अब क्लास में ही अगर मान लो मैं आपको रटवाता हूं कि बेटा नहीं, आप सवाल मुझसे कोई भी पूछो और कि सर यहाँ पे ही के साथ में इज क्यों आया, या कोई और दूसरा रीजन पूछ लिया आपने कि सर ये जो बट है, जैसे मैंने अभी आपको लिखवा रहा था ये कि बट क्या है, प्रीपोजिशन। मैंने आपको कहा कि बट क्या है, प्रीपोजिशन। अब आपने अगर ये पूछा कि बट सर यह प्रीपोजिशन क्यों है, और मैंने आपको डांट दिया क्या करके कि नहीं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन लिख, तो आपको समझ में नहीं आया, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। कंसेप्ट तो बेटा हम क्लियर करवाएंगे ना आपका, ठीक है। यहाँ जो मैं पहले भी कहता आया हूं क्या, कि समझाना मेरा काम है, कैसे समझाता हूं, कैसे दिमाग में सेट करता हूं, वो मेरा काम है, ठीक है, लेकिन उसको बनाए आप रखोगे, ठीक है। तो आप तैयारी कर लो से जुड़िए, और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अगर ये कहते हो कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती, तो आप ईमानदारी से सोच के देखना कि क्या वास्तव में इंग्लिश आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी नहीं, रटी थी। आप कहोगे कि सर हमने स्कूल के टाइम पे पढ़ी थी, स्कूल के टाइम पे कहाँ पढ़ी थी, कैसे सोल्व करना सीख गए थे, बस एप्लीकेशन लेटर याद करना सीख गए थे, खत्म, वही इंग्लिश थोड़ी थी, इंग्लिश वही नहीं थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कंसेप्ट से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप जुड़िए, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि सी एस वही सीईटी के ऊपर वैकेंसी है, ये अधिकांश बच्चे लग चुके हैं, पटवारी में भी हो गया, वीडियो में भी हो गया, तो आप लोगों की बहुत, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्लासेज चालू हो चुकी हैं आप लोगों की, यहाँ ऐसा नहीं होता है क्लास में कि अगर मान लो आपने कोई सवाल पूछ लिया तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है। हम तो बेटा यहाँ पहले भी मैं कहता आया हूँ कि नाराज हम होते ही इस चीज़ के लिए हैं कि आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, क्वेश्चन नहीं पूछते तो इससे अच्छा तो रिकॉर्डिंग वाले कोर्स ले लो, ठीक है ना। तो आराम से यहाँ लगता ऐसा है जैसे ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन जैसा कुछ महसूस नहीं होगा। तो आप क्लास देखते हो, आपके जो पुराने साथी है वो अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो वो आपको बता देंगे क्या, कि यहाँ ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन हो, ठीक है। तो एलडीसी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो सीटी 10+2 2024 के अनुसार है, उन्होंने एग्जाम हुआ था ना ये, उसमें RSCIT किया होगा बच्चे ने। आयु वर्ग आप जानते हो 18 से 40 वर्ष है, और जो रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उनके लिए जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए सबके लिए छूट है, तो वो आप देख लेना, 5-5 साल की है ना, या कितने भी साल की, दोनों तरह से बैच है, लाइव बैच भी है और रिकॉर्डेड बैच भी है। लाइव बैच जो है 1099 का है, रिकॉर्डेड बैच की बात करें तो 851 रुपये का है। ऑनलाइन कोर्स के लिए तैयारी कर लो, जो एप्लीकेशन है वो आप लोग क्या करो, उसको डाउनलोड कर लो, और व्हाट्सअप के लिए अगर आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, कॉल के लिए भी लिख देता हूँ, व्हाट्सअप के लिए भी लिख देता हूँ, तो आप आराम से बात कर सकते हो। 7399533819, ठीक है ना, 7339953819, ये तो है कॉल के लिए, आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप की बात करें अपन तो ये 85294291 और 29, 8529429129, तो ये है आपका कौन सा, व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एप्लीकेशन पर, और पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, इंग्लिश की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ आपको सारी चीज समझा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल या नेक्स्ट टाइम
जब भी आप जो एप्लीकेशन ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लाइव भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।